हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भी एक ऐसी चीज है जो आप नए तरीके से पढ़ोगे। अभी तक जो सुना है सारा की सारा वही बेसिक से हमें डील करके चलना है, फ्रॉम बेसिक्स टू केमिस्ट्री। तो अब इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी हम 2 सेशंस में पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है एज पर योर कोर्स सिलेबस, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल और आयनिक तक प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन पे आप इसको अप्लाई करेंगे और एग्जैक्टली इसका मीन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर स्पेशल माइंड। सो चलिए आइए, सबसे पहले यहां देखो, मैं अगर इसको बोलूं दिस, क्या नाम दिया जाए इसको, चलो बताओ। बाबू भैया तो ये है नहीं, ये केमिस्ट्री है, इक्विलिब्रियम का केस चल रहा है। तो अब जब भी आपको ये देखने को मिल जाए द क्यूटेस्ट गर्ल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि कौन है, कैमी, हमने इसको नेम दिया है कैमी, ठीक है। अब कैमी को बार बार दिमाग में एक चीज आती है और वो आपसे कहती है यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ है। तो अब कैमी भी आप जैसे डाउट फेज में है, क्योंकि अभी तो उसको मतलब ही नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। तो देखो, इक्विलिब्रियम का इन शॉर्ट मतलब क्या है, जब रिएक्शन, क्योंकि पढ़ कहाँ रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में है नहीं, बायो में है नहीं, कहाँ है, केमिस्ट्री में। तो कहाँ बात होगी, रिएक्शन के अंदर बात होगी। और रिएक्शन के अंदर बात करोगे तो आपको पता है भाई रिएक्टेंट भी देख के चलना है और प्रोडक्ट भी देखकर चलना है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उन दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस पे। और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी किस बिहाफ पे हम प्रोसीड करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, वो क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है, तो वहां आप कहते हैं कि जनाब यहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। तो उस इक्विलिब्रियम को हम रिएक्शंस पे पहुंचेंगे तो हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम भी। लेकिन उससे पहले इन टर्म मुझे यहां बताओ, ये जो आपको पिक्चर यहां देखने को मिल रहा है, क्या है इस पिक्चर में, इट्स समहाउ अ काइंड ऑफ सीसॉ। इस सीसॉ पे अगर मैं देखूं कि मैंने 2 स्टोन्स रखे, हम लोग घूमने जाते हैं, आप लोग जाते हैं सारे की सारे, तो वहां पे ये काम तो जरूर करके आते हो और आप बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हो। तो जब आपने इस स्टेट में दोनों को बैलेंस कर लिया है तो आपने कहा कि इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम। जबकि आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 स्टोन रखे हैं, यहाँ 3 स्टोन रखे हैं, बट द थिंग इज व्हाट, कि कितना वेट है उनके अंदर। It totally depends on what? The rate of forward and the backward. So somehow they proceed in the state of equilibrium. तो आपने कहा इस स्टेट में ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो कैमी यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और वो आपसे कह रही है, अच्छा तुमने यहाँ 3 स्टोन रखी थी, यहाँ 2 स्टोन रखी हैं और अभी कह रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम में है, चलो मुझे इस वाले केस में बताओ। अब कैमी क्योंकि है केमिस्ट्री से तो वो तो है थोड़ी सी दिमाग, अब इसने दिमाग लगाया, उसने एक बहुत बड़ा सा बॉल लिया, वन साइड में रख दिया और उसने छोटे छोटे, घर में मिठाई आई थी, लड्डू रखे थे फ्रिज में आपके, उसने उठा के वन साइड में लड्डू का बॉक्स रख दिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं यहाँ मुझे बताओ, आप अगर क्वांटिटी बेसिस देखोगे तो इस साइड में मैंने ज्यादा रखे हैं, फिर भी ये इधर ही फॉल डाउन क्यों कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, आप बात किस बेसिस पे करेंगे कि यहाँ आप वेट के बेसिस पे बात कर रहे हैं, मतलब सेम बोथ द डायरेक्शंस में ये इक्वल नहीं है, चाहे यहां पर नंबर ज्यादा है बट वेट यहां ज्यादा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में बोल सकती हूँ, यहाँ केमिकल तो है नहीं, नॉर्मल है, तो यहाँ इसका वेट ज्यादा है, तो ये यहाँ की तरफ डाउन हो गया। तो मैंने कहा कैमी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कैमी ने उस चीज को समझा और उसने कहा हाँ अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, चाहे वो चीज़ किसी भी मैटर में हो, हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को जब हम इक्वल कर पाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। तो जब कैमी को समझ में आ गया तो होपफुली तुम सबको समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुमको एक लिक्विड दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, कौन है ये, कौन सा फ्लास्क कहलाता है, कोनिकल फ्लास्क। अब ये कोनिकल फ्लास्क में मैंने एक सोल्यूशन भरा हुआ है और इस सोल्यूशन को मैंने अभी क्या किया है, सिर्फ यहाँ इस लाइन तक दिख रही है, ये यहाँ तक मैंने इसको फिल किया है। अभी मैं आपसे इसका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछूं तो आप कहेंगे मैम अभी तो ये एक पॉजिटिव में है तो इक्विलिब्रियम तो मैं कह ही नहीं सकती इसमें। लेकिन अगर मैं आपको साथ में 2 अदर फ्लास्क दे रही हूँ, लाइकवाइज मैंने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क पे वेट रख दिया,
इसके हाथ पैर दिख रहे हैं जैसे तुम्हें यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि एक साइड से इसका वाटर इधर निकल रहा है, चाहे को जो भी लिक्विड है, मैंने इधर एक होल जनरेट किया और ये इसमें आना शुरू हो गया। तो आप कहेंगे कि इधर से ये इस राइट हैंड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है, लेकिन मुझे क्यों चाहिए, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चाहिए। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की कि मैंने सेम चाहे वेट मान लो या फिर जो मैंने एक होल जनरेट किया था जहाँ से वो लिक्विड प्रोसीड कर रहा था उस तरफ, सेम चीज़ मैंने अप्लाई कर दी इसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी। तो समहाउ मैंने देखा कि मेरा जो कोनिकल फ्लास्क था उसका स्टेट जो है वो कैसा हो गया, इक्विलिब्राइज्ड स्टेट हो गया। तो बात समझ में आ गई इक्विलिब्रियम की। इसके साथ साथ एक और चीज़ पूछती हूँ। कैमी ने कहा मुझे कि ये एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट में मैंने वाटर भरा हुआ है। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस कैमी के चल रहे हैं। अब देखो कैमी तुमसे ज़्यादा दिमागदार हो गई है, ठीक है। अब कैमी ने इस बकेट में अभी इतना वाटर लेवल है। अब कैमी ने बोला कि मैम इसके ऊपर ना आप एक टैप लगाओ, ये लो। तो कैमी के अकॉर्डिंग मैंने एक टैप लगाया, ये रहा उसका नोब, और यहाँ से इसमें मैंने अच्छे फ्लो के साथ वाटर लेवल स्टार्ट कर दिया। टैप ऑन है तो तुम कहोगे यहाँ वाटर लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा, तो इस स्टेट में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने कहा कि कैमी हमें यहाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चेक करना है, तो भाई एक टैप में यहाँ लगा देती हूँ। ये लो, जिस सेम स्टेट से इसमें वाटर आ रहा है उसी सेम स्टेट से मैंने वाटर को यहाँ पर रिलीज करवाना भी शुरू कर दिया। सेम स्टेट मैंने बोल रहा है, सेम स्टेट में जिस फ्लो से यहाँ अंदर वाटर आ रहा है इस बकेट में, उसी सेम फ्लो से उतना ही वाटर यहाँ से इस बकेट से यहाँ इस सोर्स के थ्रू रिमूव आउट भी हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्टेट जो हुआ वो कैसे स्टेट में आ गया, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, कि वाटर लेवल अपना मेंटेन स्टेट में है। तो बात समझ में आ गई। अब इक्विलिब्रियम कहीं से उठा के दे दिया जाए, कर लोगे, नॉर्मल एग्जाम्पल बता दोगे, बहुत बढ़िया। तो ये थी कैमीज, ये था आपका कैमीज थॉट, ये लो। और कैमीज थॉट इतने अच्छे थे कि उसने अब उसको इक्विलिब्रियम एकदम क्लियर हो गया। और इस कैमीज थॉट से हम कहाँ गए हैं, नीट स्टार्स के पास, और ये नीट स्टार्स हैं आप लोग, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब हम क्या देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक temperature, pressure, concentration of the system do not show any change। तो हमें ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। जहाँ पर आप कहेंगे वो प्रोसेस स्टेट कहलाता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है सिस्टम के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप कहते हैं दैट द सिस्टम इज़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। चलें आओ, अब इक्विलिब्रियम के फेजेस हम पढ़ते हैं। हमें कितने टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ना है यहाँ पर, फिजिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल एंड केमिकल। हमें जो मेजरली दो पढ़ने हैं दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल के बाद भी हमें एक पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो 1 to 1 हम इन पे प्रोसीड करेंगे। अभी हमने सबसे पहले बेसिक इक्विलिब्रियम समझा है, अब हम प्रोसीड करेंगे पहले केमिकल की तरफ, देन कम टू द आयनिक पार्ट। तो बात समझ में आई। फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ कहीं भी आपको फिजिकल एफर्ट के थ्रू इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ रहा हो, दैट इज फिजिकल। मैकेनिकल, समहाउ द मैकेनिक पार्ट। थर्मल, हीट टेम्परेचर कंडीशंस की जहाँ बात होगी, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज अकर्स इन बिटवीन द रिएक्शंस और इन द chemical phases. So this is what chemical equilibrium. चलिए अब नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा चेक करना है, फिजिकल वाला। अब फिजिकल की जब भी बात होगी तो फिजिकल एफर्ट लगाना है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड में चेक करूं तो आपने याद होगा बॉर्न-हेबर साइकिल भी, वहाँ भी हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज डिपोजिशन, तो हमें ये चीज़ पता है। तो मैंने कहा जब सॉलिड से कहाँ गैस की तरफ प्रोसीड कर रहे हो, फ्रॉम सॉलिड टू गैस, लिक्विड बीच में मैंने नहीं बोला है, तो आपने कहा एक बार प्रोसेस होगा सब्लिमेशन, और जब गैस टू सॉलिड की बात करेंगे दैट इज डिपोजिशन। सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, दैट इज सब्लिमेशन, बट फ्रॉम गैस टू सॉलिड इट इज डिपोजिशन। अब
चलिए, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे गैस से लिक्विड में कन्वर्जन बताइए, तो आप कहेंगे कि अगर गैस टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज कंडेंसेशन, बट लिक्विड टू गैस दैट इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। चाय बनाना, घर में पानी गर्म कीजिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज द केस ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब बात कर लें सॉलिड से लिक्विड की, तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होगा समहाउ वी कहा, हमें पता है बहुत अच्छे से, दिस इज व्हाट, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज मेल्टिंग। लेकिन लिक्विड टू सॉलिड दैट इज फ्रीजिंग। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता भी होनी चाहिए और होपफुली आपको पता भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिकॉल होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई, अब टर्म डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की। क्या कहा है, टर्म पे ध्यान दीजिए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहां मैं कहूंगी जब सॉलिड टू लिक्विड में हम बात कर रहे थे, अभी आपको मैंने बोला था फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यही था। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो हमने उसको क्या कहा, मेल्टिंग, एंड लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, अभी यही पढ़ा था। तो क्या इसको मैं कह सकती हूँ दैट रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग इन द केस ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। चलो एग्जांपल देखते हैं, ये आइस है, आइस क्यूब आप घर से निकालिए, फ्रिज में से जब आप निकालते हैं, लाइकवाइज आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, किसी भी चीज़ में आपको चाहिए, आपने आइस क्यूब निकाला, देखते हैं आप धीरे धीरे वो अपना स्टेट चेंज करना शुरू करता है। लेकिन जब वो फ्रीजर में था, आपने जिस बाहर निकाला वो सॉलिड स्टेट में था, और वो डायरेक्ट कौन से स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये किसका केस है, आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात। और अगर मुझे क्या करना है, दोबारा वो जो लिक्विड हुआ है उस लिक्विड को जमाना है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रीजर में रख दूंगी, जाके रख दिया, डायरेक्ट मेरे को सॉलिड क्यूब मिल गया। तो आपने कहा आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में हो रही है, ये नहीं सिर्फ फॉरवर्ड हो रही है, नहीं, फॉरवर्ड भी पॉसिबल है, बैकवर्ड भी पॉसिबल है, वहीं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड वेपर। अब क्या कह रही हूं, लिक्विड टू वेपर। अभी बताओ लिक्विड टू वेपर में मैंने क्या कहा था, जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे तो हम उसको क्या कह रहे थे, इवेपोरेशन। और जब वेपर टू लिक्विड हो रहा था तो आपने कहा था कंडेंसेशन, यही कहा था। तो क्या मैं इसको कह सकती हूं दैट in the case of liquid vapor equilibrium the rate of evaporation equals to rate of condensation? बिल्कुल। तो इस चीज को नोट कर लो। तो यहां देखो, अगर मैं यहां बात करूं, वाटर है और मैंने कुछ डाई डाली हुई है उसमें, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं ना कहीं इधर उधर घूमना शुरू करेंगे, दे आर फ्री टू मूव। पकड़ तो नहीं सकती मैं मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा जैसे ही मैं इनको एक इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करूँगी, तो आप इस केस में देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ रेट से एवेपोरेट होना शुरू हुए। अब जैसे ही ये यहाँ पर एवेपोरेट होना शुरू करते हैं तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, दिस इज अ केस ऑफ इवेपोरेशन। फर्स्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है इस केस में, ठीक है। अब यहाँ इवेपोरेशन तो हो गया, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में ये नहीं है। तो आपने कहा जब ये डाई जो है इधर आ रही है, ठीक है, इवेपोरेशन सेम रेट पे, एक थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि सेम फेज से जिस कंडीशन से इवेपोरेशन की रेट थी, सेम उससे ही आपने क्या देखा, कंडेंसेशन भी देखने को मिला। सो हमने कहा यहाँ इसके बीच में क्या एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आओ मैंने यहाँ एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये नहीं मैम यहाँ बैठ के ड्राइंग कर रही हैं, मैं तुमसे पूछूंगी कि ये मैंने क्या बनाया है और मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो यू ऑल्सो हैव टू नोट इट डाउन एंड मेक इट इन योर ओन वे। चलो
बदमाशी साइड और काम पे फोकस। ठीक है, आ जाओ। क्या कर रही हूँ मैं? कितने कलर्स ले लिए एक साथ? एक साथ थोड़ी चलेंगे भाई। अब आओ, कौन सा कलर लें यार? नहीं, पर्पल नहीं लेते। चलो, अब देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने ये क्या लिया है? लिक्विड है। ठीक है, चारों ही लिक्विड हैं। अब समझ लेना इसको बहुत ढंग से, लिक्विड वेपर वाली बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तुमसे इनिशियल में क्या कहा कि ये ठीक है, मैंने फ्लास्क में लिक्विड ले रखा है, इस स्टेट में, पहले स्टेट में सिर्फ लिक्विड मैंने भरा है, मैंने उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल थोड़ी सी कंडीशंस प्रोवाइड करती हूँ तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये कुछ रेट से यहाँ पर इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का। क्या कहा मैंने? ये इवेपोरेशन शुरू हो गया। क्या है ये? दिस इज इवेपोरेशन। समझना ठीक से। अब साथ साथ आपने क्या देखा कि इवेपोरेशन यहाँ पर इनिशियल में स्टार्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट में गई कि जो इवेपोरेशन था मॉलिक्यूल्स का ये सेम स्टेट में था। ठीक है, सेम स्टेट मतलब सेम फ्लो के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपने कहा कि जो इवेपोरेशन की स्पीड थी वो ज़्यादा हो गई, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो और यहाँ पर ज़्यादा होने लगे। अब जैसे ही यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट बढ़ने लगा तो मैंने कहा अब ये कंटेनर क्योंकि मेरा क्लोज्ड है तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है। सी, एक दूसरा कलर और लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सेम रेट से, कुछ रेट से, सेम रेट नहीं कहूँगी मैं, कुछ रेट से यहाँ पर आपका कंडेंसेशन भी शुरू हो गया। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आपने देखा कि जिस रेट से यहाँ इवेपोरेशन था कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करने लग गए हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इतने ज़्यादा हो गए कि आपस में टकरा के ये रिवर्ट बैक आने लगे। तो ये जो आपका इवेपोरेशन का रेट था और जो कंडेंसेशन का रेट था, ये दोनों क्या हो जाते हैं इन द एंड इक्वल। सेम रेट आपका किसका हो गया? कंडेंसेशन का। तो आपने कहा क्या हुआ यहाँ पर जाके कि आपको इक्विलिब्रियम का स्टेट मिल गया। दिस इज कंडेंसेशन एंड दिस इज इवेपोरेशन। तो अब बात समझ में आ गई कैसे आपने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को पढ़ा है, और सारे केसेस में मैंने ये लिक्विड ही लिया था। ठीक है, स्ट्राइक करे, उसके बाद आपने कहा है, अब फिर आपने कहा कि रेट ऑफ evaporation is equals to rate of condensation। कोई दिक्कत? चलो कर लेंगे। ठीक है, चलूँ आगे, समझ में आ गया ढंग से? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब हमें देखना है सॉलिड टू वेपर। सॉलिड से वेपर कैसे बनाओगे? बड़ी अच्छी बात है। अब तुम्हें याद आ गया होगा जब हम सॉलिड से वेपर की बात कर रहे थे तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन की कुछ बात की थी। तो अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ मुझे तुमको समझाना है और तुमको समझ आना है तो दिक्कत ही कहाँ है? तो चलो, क्या कर दिया ये? नहीं, मेरे को बस ये थोड़ा सा साइज़ मेंटेन हो गया। चलो आ जाओ, समझाती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ गया यार वो? ठीक है, यही कलर ले लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क, हाँ फ्लास्क का डिज़ाइन ही पता नहीं चेंज हो गया ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको यहाँ पर कुछ करना नहीं है डिज़ाइन से, इसके ऊपर आपको डिग्री नहीं मिलनी है कि डिज़ाइन कैसा था। डिज़ाइन दिमाग का सेट हो जाए बस,
फिर तो बस वाह 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 है आपकी, क्योंकि पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, पर्पल, आयोडीन के लिए हम पर्पल की बात करेंगे। सॉलिड टू वेपर में जा रहे हो बेटे? हाँ जी। आ जाओ, खेल शुरू करते हैं। यहाँ क्या किया है मैंने कि ये कंटेनर जो भी कुछ था मेरा, उसको मैंने लिया और यहाँ से ठीक है सॉलिड टू वेपर में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिया। अब ये मेरा क्या है, I2 है, आयोडीन। अब आयोडीन की मैं बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, तुम्हें पता है पर्पल कलर का होता है। अब जैसे ही ये आयोडीन जो है सॉलिड से जब ये मेल्ट होना शुरू होगा, जब ये मेल्ट होगा यानी कि सब्लिमेशन होगा फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर, उसको आप क्या कहते हैं हमेशा, सॉलिड टू, फिर से लिख रही हूँ मैं, सॉलिड टू वेपर, क्या कहते हैं उसको, सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये सब्लिमेशन हो गया, लेकिन फिर आप वेपर टू सॉलिड की बात करते हैं तो आप उस फेज को क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं डिपोजिशन। और इसमें मैंने यही समझाया है कि ये जो कॉज है, ये वाला जो स्टेट है, दिस इज अ कॉज ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, और यहाँ से ये जो कन्वर्जन है, दिस इज व्हाट, सब्लिमेशन। दिस इज सब्लिमेशन। लो दूसरा कलर ले लेते हैं, काहे घबरा रहे हो अब, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, डिपोजिशन। तो ये जो I2 है, ये जो आयोडीन है, जब ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, तो ये यहाँ पर वेपर की फॉर्म में इसकी एक लेयर जमना शुरू हो जाएगी और जो कि डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे सब्लिमेशन का कॉज। और फिर ये यहाँ से वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, डिपोजिशन के केस में आपने बात की है, तो दैट इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, I2 सॉलिड से I2 वेपर, सेम वे कैम्फर सॉलिड टू कैम्फर वेपर, जो आप रखते हैं कपड़ों में, ठीक है, एंड NH4Cl सॉलिड टू वेपर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है अपना इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स। तो हम जैसे 1 to 1 डिस्कस करते आ रहे थे, सॉलिड वेपर, सॉलिड टू लिक्विड, डायरेक्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और ये सारी चीजें हम लोगों ने अब पिक कर ली। इसके बाद आपको क्या पढ़नी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पढ़नी है जहां आप डिसोल्यूशन देखेंगे सॉलिड्स का और गैसेस का, किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले आप इस चीज में अगर देख रहे हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड में मैं बात कर रही हूं, व्हाट आई सेड, सॉलिड्स इन लिक्विड, ये सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए वही आपका शुगर सिरप। आप बिल्कुल कहते हैं कि शुगर सिरप, लाइकवाइज मैं पानी में अगर चीनी घुला रही हूं तो आप देखते हैं एक स्टेट ऐसा आता है जो पूरी की पूरी चीनी अभी घुली नहीं है, समहाउ आप कह रहे हैं कि पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो लेकिन अगर आप उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जब पूरा डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद अगर आप उसको फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना चाहेंगे तो आप वाइस वर्सा सिचुएशन देख सकते हैं। तो यहां मैं इस चीज को कह रही हूं, शुगर इन सॉल्यूशन और शुगर टू सॉलिड दोनों ही एक दूसरे को इक्विलिब्राइज करते हैं। इससे ये भी बन सकता है और इससे ये वापस बन सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती ही कब है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल किसके होता है, बैकवर्ड के। तो बिल्कुल सॉलिड्स इन लिक्विड्स में अगर हम बात करेंगे तो ये चीज याद रखनी है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कुछ बुक्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब वो रेजिड्यू पार्ट जो थोड़ा सा बच गया है, पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है, उसको आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि आप दोबारा से रिफॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पर फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द केस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो इस बात समझ में आ गई यहां पर। अब हम लिक्विड्स के अंदर सॉलिड और गैसेस का कन्वर्जन जो देख रहे हैं डिसोल्यूशन के दौरान, वो हमने चेक कर लिया है इक्विलिब्रियम स्टेट को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट,
अब आप बार बार एक चीज सुन रहे हैं मेरे मुंह से, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूं कि हम यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस की बात करते हैं। तो सुनिए क्या है एक डेफिनेट टर्म, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन गैस that dissolves in a given type and volume of a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। हो वैसे ये एज सच आपका इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि हेनरीज लॉ टर्म आप बहुत जगह सुनते आए हैं और आपको ये पता है कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस पे हम बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या होता है, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट और कंसेंट्रेशन है उस गिवन गैस की जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं एक गिवन टाइप या फिर वॉल्यूम के लिक्विड में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के। तो अब हेनरीज लॉ आएगा तो सोचना तो नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर कंडीशन इज कांस्टेंट और गिवन गैस जो डिसॉल्व हो रही है आप उसके वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं उसी के पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि ये जो सोडा बॉटल्स होती हैं ये फ्लैट क्यों हो जाती हैं। देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हैं तो एक आवाज आती है, जैसे आप खोलते हैं तो छोटा सा करके, वो गैस का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है अंदर, इस वजह से। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होने को बहुत बेसिक है और बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन एग्जामिनर का थोड़ा सा पसंदीदा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है व्हाई सोडा वाटर बॉटल्स बिकम्स फ्लैट। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप उस बॉटल या कैन को ओपन कर रहे हैं उससे पहले के प्रोसेस में मैं बात कर रही हूं, ठीक है, जब तक वो बॉटल या कैन के अंदर आपकी कोल्ड ड्रिंक है या फिर सोडा है, जब तक उस कैन के अंदर है वो हमेशा उसके अंदर क्या है, आपने ओपन नहीं किया है, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड स्टेट में है, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं प्रेशर क्या है, स्लाइटली हायर है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और रीजन क्या होता है, इसी वजह से क्योंकि इनके अंदर डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन ड्रिंक्स के अंदर, इसलिए आप कहते हैं दोज वाटर बॉटल्स, सॉरी नॉट वाटर बॉटल्स, दोज सोडा वाटर बॉटल्स बिकम्स फ्लैट। सो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बिफोर द बॉटल्स ऑफ द कैन इज ओपन द गैस अबव द ड्रिंक इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एट अ प्रेशर स्लाइटली हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और वो जो ड्रिंक होता है वो खुद में कंटेन क्या करके रखता है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात पिक कर लोगे, समझ लोगे, ठीक है। तो यहां से तुमको ये चीज भी क्लियर हो गई, प्रेशर कंडीशंस तो तुम्हें पता ही थे, हमने इतने सारे एग्जांपल यहां रिलेट किए ना, तो अब कंफ्यूज का तो कोई सीन होना ही नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं किसके, फिजिकल इक्विलिब्रिया के। अभी तक फिजिकल चलता आ रहा था। क्लोज सिस्टम मतलब कोई एक्सचेंज नहीं होगा मैटर का, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में भी, क्लोज ओपन सिस्टम सारे, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड। ये कैसे होते हैं, डायनेमिक इन नेचर। अब क्वेश्चन आपका ये बनना चाहिए, मैडम ये डायनेमिक क्या है। डायनेमिक क्या है, देखो दो तरीके के मूवमेंट्स मैं बताती हूँ इन नेचर, आप कहते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक यानी कि जो एक फेज में ही हो, लाइकवाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड हो रहा है, एक ही स्टेट में है, यहाँ से मैं चली और वहाँ जाके रुक गई, वापस आने का मेरा कोई काम नहीं है, दैट इज स्टैटिक। बट डायनेमिक इज व्हाट, मैं यहाँ से चली यहाँ तक गई, देन आफ्टर मैं सेम स्टेट में फिर आपके पास इधर वापस आ गई। सो दिस इज व्हाट अ डायनेमिक नेचर मीन्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड्स में ये इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ मेजरेबल प्रॉपर्टीज इसमें कांस्टेंट होती हैं, एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होता है, सो द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये कुछ सिंपल इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम की ही बात करी है मैंने यहाँ पर, जो अभी पढ़ाए थे सारे इक्विलिब्रियम उनको एक नॉर्मल वे में लिख के दे दिया है कि आपको वहाँ पर कांस्टेंट क्या रखना है। अगर बात की जाती है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की, तो आपका वेपर प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम ये वेपर प्रेशर क्या टर्म है, तो आओ अभी एक चीज़ दिखाई थी बना के, यहाँ आप कहते हैं कि ये जो जनरेट होता है दिस इज़ योर वेपर प्रेशर, मींस मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर आपने एक्सर्ट देखा है, दिस इज़ योर वेपर प्रेशर। समझ गए, तो कंफ्यूज होना नहीं है। अब आ जाओ, अब सॉलिड लिक्विड की बात की जाए तो मास कांस्टेंट है। सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट एट ओनली वन टेम्परेचर
that is 1 atm. That is the melting point without any heat exchange with the surroundings. Same wise the dissolution. Solids and liquids की बात करेंगे तो solubility होगी एक given temperature पे, gases and liquids अभी पढ़ा है concentration at a given pressure. अभी जो सारा पढ़ाया वो मैंने एक नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में तुमको यहाँ लिख के दे दिया, सो दैट तुम थोड़े से एफर्ट डाल के उसको रट लो. वन शॉट फ्लो चार्ट टेबुलर फॉर्म डायग्राम. समझ में आई बात? चलो अब देखो, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है. कुछ भी हमने इतनी कोई बड़ी बातें नहीं की थी, सिंपल चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं. साथ साथ फिर मैं एक चीज़ कहूँगी, ये जो चैप्टर है बहुत ही उम्दा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है. सिर्फ लिंक करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें नहीं है. हाँ, रिएक्शंस आएंगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन पहले केमिकल वाले पार्ट को अच्छे से कर लो. चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे अपन. सो रेडी रहना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.